भावों को समझ के तबला बजाना, उनके उनके संगीत के भावों को समझ के तबला पेश करना और तबले को उनके साथ ऐसा मिला देना जैसे सब्जी में नमक हो। बहुत बड़ी बात है। मतलब बिना नमक के आप सब्जी आप जान सकते हैं। और तो चाय में शक्कर भी कहा जी जा जी सकता जी है। बिल्कुल। तो जैसा भैया ने बताया है कि सारे भावों को उभारने का इसमें बड़ा हुनर है तबले में। तो क्योंकि थिएटर में भी हर सीन को संगीत उभारता है, जो वो कह रहा है, जो वो सीन क्या बोल रहा है, उसको हाईलाइट करने का काम संगीत करता है, पीछे से सपोर्ट करता है। तो उसमें डग्गे का बड़ा अच्छा यूज इतना ज्यादा होता है कि भारी आवाज, और उसमें आपको कहीं कुछ सस्पेंस क्रिएट करना है, आपको कहीं कुछ गंभीर बात करनी, तो डग्गे का बहुत अच्छा साउंड होता है। कहीं आपको कॉमिक करना है तो तबले की चाटी से बहुत सुंदर साउंड निकाल के, तो इफेक्ट से भरपूर है ये। और थिएटर में तो बहुत यूज होता है भावों को उभारने के लिए। तो ये माना जाए कि अमीर खुसरो केवल एक कवि नहीं थे, बल्कि ना सूफी थे, वो एक बढ़िया साइंटिस्ट भी थे, जिन्होंने एक बहुत बड़ा उपकरण जी बिल्कुल स्मूथ भाव दिखाना है। तो मैं सिंपल थोड़ा सा हैप्पी दिखाना, और भी है अभी और है भी। और अगर तो मुझे सुलभा ने खाना लेट पहुंचाया तो मैं कैसे नाराजगी सारे 9 रसों को दिखाने की इसमें पूरी क्षमता है। श्रोताओं नमस्कार, गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट पर आज हम मुलाकात कर रहे हैं श्री लोकेश मालवीय जी से। नाम ही काफी है। लोकेश मालवीय जी डूबे हुए कलाकार हैं और मैं इन्हें जबरिया गुरु कहने की चेष्टा कर रहा था, तो इन्होंने इनकार कर दिया। ये इनका बड़प्पन है, बरगद कभी नहीं कहता कि वो बरगद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर शिप्रा सुल्लेरे, संगीत की गुरु, और ये भी अपने आप को गुरु नहीं मानती हैं, और मेरी आत्मशक्ति सुलभा बिलोरे, और साथ में है श्री ऋषभ भट्ट जी, विरासत में संगीत को अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट में उनसे पहले कुछ धुनें। तो तबले में सबसे पहले निकासी का बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हम बोलते हैं जी, वही हमसे निकलना चाहिए हाथ से। अच्छा, तो वही उसका महत्व है। और वही एक्सप्रेशंस जो हम बोलने में पढ़ंत में कर रहे हैं, वही आपको निकलना चाहिए। तो जहां जहां शब्द में वजन आ रहा है, वही वही आपका वजन आना चाहिए। तो तबला एक तरह से बोलना चाहिए, खुद ही बोलना चाहिए। जी। तो बस कोशिश कर रहा हूँ। देखे ना कहते का जंत्र करता कदे तगे ना ना कता ना कता कदी दात्र जाकिर हुसैन जी ने तबले को आम जनता, आम लोगों के बीच में
बहुत सुलभ और सहज तरीके से पहुंचाया। तबले की भाषा को इतने सहज रूप से पहुंचाने वाले मेरे ख्याल से तो वो एक मात्र है जी। और उन्होंने छोटे छोटे जीवन के प्रसंगों को या जीवन के छोटे छोटे अनुभवों को बहुत अच्छा तबले की भाषा में पिरोया है। तो एक दो उदाहरण में जो उन्होंने बजाए हुए वो प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। एक बड़ा जानवर हाथी, उससे छोटा बाघ, सबसे छोटा खरगोश, ये कैसे चलते हैं? तो बड़ा हाथी तो आराम से डील डोल के, तो धान धेते धातक धेते कत्रक धेते कत गदि गन धा धा। बाघ थोड़ा सा और, धान धेते धातक धेते कटक धेते कत गदि गन धा धा। खरगोश एकदम धान धेते धातक धेते कटक धेते कत गदि गन धा धा। क्या बात। तीनों एक साथ, धान धेते धातक धेते कटक धेते कत गदि गन धा धा। धान धेते धातक धेते कटक धेते कत गदि गन धा धा। धान धेते धातक धेते कटक धेते कत गदि गन धा धा। क्या बात। एक और छोटा सा उदाहरण जो बहुत प्रसिद्ध हुआ और आम जनता को बहुत ही अच्छा मतलब फील हुआ कि आप महाभारत का एक प्रसंग या कोई भी ऐसा प्रसंग जो उन्होंने धार्मिकता से लिया है और उसको तबले की भाषा में। तो कृष्ण जी ने राधा जी को छेड़ा और राधा जी ने प्यार से झटक दिया। इतना सुंदर उन्होंने बोल को पिरोया भूमि उसमें, इस कहानी में एक तरह से। तो वो एक बार, और उसको तबले की भाषा में अनागत बोलते हैं कि सम से पहले ही आपका सम आ जाए जी। तो उसको कितना अच्छा उन्होंने वो किया है। तो कृष्ण जी ने छेड़ा और राधा जी ने तो जा वर्ड का यूज की, तू जा, उन्होंने धा से कितना अच्छा यूज किया। एक और टुकड़ा बहुत प्रसिद्ध है इनका। अब ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई हिरन भाग रहा इसकी विचार है उछल के, और तो ये इस टाइप का। फिर से तो उसमें उछलने का गेंद वो सब बोलों का जो मिक्स है। अलग अलग उसकी चाल गति को देखा, बहुत अच्छा।
क्या बात है। हाँ क्या बात, बहुत सुंदर, क्या बात, बहुत सुंदर। मैं तो यही कहूँगा कि जाकिर जी जो है जैसे मुझे अभी कुछ दिन पहले ही पता चला कि हमारे पूरे देश का जो सबसे बड़ा जंक्शन है वो मेरठ है। हर तरह हर उस जंक्शन से सभी तरफ की गाड़ियां आती भी हैं जाती भी हैं। अच्छा जी। सबसे बड़ा जंक्शन। हाँ, हाँ। मैं तो ये कहूँगा कि जाकिर जी वर्ल्ड म्यूजिक के लिए सबसे बड़ा जंक्शन है। संगीत बिल्कुल। क्या बात। क्रिएट भी वहीं से होता है और आता भी उन्हीं के पास में। हाँ। तो उन्होंने तबले को इतना सहज रूप से सभी के साथ मिला दिया, सभी यंत्रों के साथ या सभी गायकों के साथ, वेस्टर्न के साथ इतना अच्छा तबला मिलाना मुझे तो नहीं लगता कि कोई और ऐसा कोई व्यक्ति कर पाता। लेकिन तबले को इतने सहज रूप से आम जनता में और फ्यूजन में, अब तो तबला बिना फ्यूजन के आप सोच भी नहीं सकते इतनी अहमियत रखता है, इतनी अहमियत रखता है। तो इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। मतलब वो तबले के साथ जो प्रयोग करते रहे और वो सारे सफल होते चले गए। जी। और उन्होंने सबसे तबले का सबसे मुख्य बोल, ताल, लय ये सब तो सेकेंडरी है। सबसे पहला भाव पक्ष। हर भाव मतलब वेस्टर्न में भी उनके भावों को समझ के तबला बजाना, उनके संगीत के भावों को समझ के तबला पेश करना और तबले को उनके साथ ऐसा मिला देना जैसे सब्जी में नमक हो। बहुत बड़ी बात है। मतलब बिना नमक के आप सब्जी आप जान सकते हैं। और तो चाय में शक्कर भी कहा जी जा जी सकता जी है। बिल्कुल। तो उन्होंने इतना अच्छा वो किया कि अब उससे अलग होना पाना मतलब बाहर के लोगों के लिए भी मुश्किल है कि तबला हम कैसे अलग करें फ्यूजन से। ये तो बहुत बड़ी तो बहुत उपलब्धि है। चैलेंजिंग काम है और हो भी नहीं सकता जब इतना सिंक्रोनाइज हो चुका है। जी जी शिप्रा जी ये बताइए कि थिएटर में भी अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि नृत्य में और गायन में, क्लासिकल, वेस्टर्न, इवन फ्यूजन में भी इसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है और आप तो थिएटर के साथ काम कर रही हैं। जी। तो उसमें तबले का क्या रोल कॉल? जैसा भैया ने बताया है कि सारे भावों को उभारने का इसमें बड़ा हुनर है तबले में। तो क्योंकि थिएटर में भी हर सीन को संगीत उभारता है, जो वो कह रहा है, जो वो सीन क्या बोल रहा है उसको हाईलाइट करने का काम संगीत करता है, पीछे से सपोर्ट करता है।
तो उसमें डग्गे का बड़ा अच्छा यूज इतना ज्यादा होता है कि भारी आवाज, और उसमें आपको कहीं कुछ सस्पेंस क्रिएट करना है, आपको कहीं कुछ गंभीर बात करनी, तो डग्गे का बहुत अच्छा साउंड होता है। कहीं आपको कॉमिक करना है तो तबले की चाटी से बहुत सुंदर साउंड निकाल के, तो इफेक्ट से भरपूर है ये। और थिएटर में तो बहुत यूज होता है भावों को उभारने के लिए। तो ये माना जाए कि अमीर खुसरो केवल एक कवि नहीं थे, बल्कि ना सूफी थे, वो एक बढ़िया साइंटिस्ट भी थे, जिन्होंने एक बहुत बड़ा उपकरण इजाद करके बिल्कुल दिया बिल्कुल। है। ये तो तबले के सिलसिले से बात हुई है। मतलब ये भाव पक्ष का मैं अगर आपको बताऊं कि अगर मुझे कोई स्मूथ भाव दिखाना है तो मैं सिंपल थोड़ा सा हैप्पी दिखाना, और भी है अभी और हैप्पी। और अगर मुझे सुलभा ने खाना लेट पहुंचाया तो मैं कैसे नाराजगी सारे 9 रसों को दिखाने की इसमें पूरी क्षमता है। आप पूरे रस इसमें आप करुण रस के लिए ये अच्छा, वही करुण के लिए वही। और बहुत सारे ऐसे जब गाने या जब सुर के साथ में जब बजता है तो अलग अलग और भी वेरिएशंस निकलते हैं साथ में, कि गाने का मूड कैसा है कि उसके हिसाब से फिर हाथ चलता है, दिमाग भी चलता है। तो बस आपने संगीत का सफर किस उम्र से शुरू किया और तबले पे कब आके रुक गए? किस उम्र से शुरू किया था मुझे भी याद नहीं, क्योंकि मेरे भैया तबला सीखते थे, और मेरे भैया का ये कहना है, पंडित राजेश मालवीय जी, उनका ये कहना है कि मैंने कभी तुम्हें हाथ रखना सिखाया नहीं। मतलब मैं प्रैक्टिस करता था, तुमने कब देख देख के हाथ रखना सीख लिया मुझे खुद ही नहीं मालूम। तो जब तुम मेरे बाद या कभी ऐसे खेल खेल में आके बैठ गए, बजाने लगे, उस समय तो छठे मेरे ख्याल से 4-5 साल 6 साल की उम्र होगी, तो तब उन्होंने देखा कि यार ये हाथ तो अच्छा रख रहा है, तो क्यों ना इसको सिखाया जाए। तो फिर धीरे धीरे वहां से तालीम धीरे धीरे चालू हुई। माँ के रूप में सुलभा जब बच्चों के प्रतिभा को आइडेंटिफाई करती हो तो कैसे किया? श्रद्धा को कैसे किया तुमने? श्रद्धा के लिए तो एक घटना ऐसी हो गई थी घटना ही बोल सकते हैं इसको। श्रद्धा छोटी सी थी, लगभग 5-5.5 साल की, स्कूल जाती थी। अब स्कूल से लौट के आई, एक दिन होमवर्क करा रही थी उसको, तो बोलती है मम्मी आज मुझे होमवर्क नहीं करना है। हमने कहा ठीक है भाई मत करो। एक हाथ में पेंसिल, एक हाथ में रबर लेके, और बस ऐसे पैर पे पैर रख के और छत की तरफ देख के, और आप गाने सुनते थे शाम को आके ऑफिस से। तो उसने वो गाना कुछ मतलब शायद कुछ 1-8 महीना ही हुआ होगा, और वो भी आके बैठ जाती थी शाम को। तो उसने मुझे याद है हावड़ा ब्रिज का वो गाना आइए मेहरबान, तो वो कुछ उसके दिमाग में वो कुछ बैठ गया, और फिर उसको विद म्यूजिक पूरा मतलब जब वो उसको कहा कि नहीं अब होमवर्क मत करो रहने दो, ऐसे मतलब फोर्स भी नहीं करते थे उसको कि नहीं तुम्हें करना ही है, बस लेट गई। और फिर वो गाना उसने पूरा विद म्यूजिक वो गाना गाया उसने। कुछ पेरेंट्स जब आते हैं बाल भवन में एडमिशन के लिए तो वो ये बोलते हैं कि मैडम ये टेबल बड़ा अच्छा उसको बजाता रहता है, कोई भी डिब्बा तो उसके हाथ ही चलते रहते, तो इसको तबला सिखाना चाहिए, हमको ऐसा लगता है। और गाने का है तो ये बच्चा गुनगुनाते रहते हैं पूरे समय अपना, तो इसलिए हमको लगा कि इनको संगीत में भेजना चाहिए। तो इस तरह की उनकी जो एक्टिविटी है, खेल में जो उनकी जो रुचि है, उसको देखते पेरेंट्स समझ में आता है उनको कि इनको संगीत में भेजना चाहिए, क्योंकि साउंड से बड़ा रिलेट कर रहे होते हैं। शतरंज का खेल और घुड़सवारी, युद्ध कला, इस पे संपूर्ण अधिकार जो पुरुष वर्ग का है, और आप महिला कॉलेज में संगीत के आचार्य हैं, तो अभी क्या लड़कियों की रुचि तबला वादन में बढ़ रही है? जी 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 बिल्कुल, रुचि बढ़ रही है, और बहुत सारी बच्चियां बहुत अच्छा बजा रही हैं, बहुत ही अच्छा बजा रही हैं। मतलब पूरे देश में आप देखें तो बहुत इसमें बहुत इजाफा हुआ है बच्चियों
तबला सीखने के प्रति बहुत रुचि दिखा रही हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण एक तो मीडिया भी, मतलब सोशल मीडिया इतना वो हो गया है, यूट्यूब वगैरह, जिसमें तबले के इतने, पहले तो हम लोग एक कैसेट लेते थे, मैं उस समय वो 100-150 रुपए की आती थी, तो बहुत मुश्किल होता था लेना। उसी को अलट पलट करके हम लोग सुनते थे कि यार क्या बजा, फिर उसको निकालने की कोशिश करते थे। आज का ये तो दौर ये है कि उनको सब कुछ मिल रहा है और इतने अच्छे अच्छे उस्तादों को सुनने मिल रहा है, तो नो डाउट उनसे सुन के भी बहुत इंटरेस्ट पैदा होता है। आपका संगीत का बैकग्राउंड जो है वो तो आपको पारिवारिक तौर पे? नहीं, पारिवारिक तौर पे कोई भी नहीं था, हमारे भैया से ही स्टार्ट हुआ। भाई साहब जी, बड़े भैया से स्टार्ट हुआ। और उसमें भी ये था कि जब ऐसे विविध भारती वगैरह में जब भाई साहब, मैं तो बहुत छोटा था, भाई साहब सुनते थे, और वो जैसे अलमारी, लकड़ी की अलमारी होती थी उस समय, लकड़ी का दरवाजा खोल के ऐसे बजाते रहते थे उसके गाने के साथ। तो ये चीज पिताजी ने ऑब्जर्व की कि ये कर रहा है, तो पिताजी के मित्र हैं एक महेश सिंह ठाकुर जी, तो अभी पनागर में है, तो वो तबला अच्छा, हाँ, तो वो जीसीएफ फैक्ट्री में ही थे दोनों साथ में। तो उन्होंने, पिताजी ने चर्चा की कि यार हमारा बेटा ऐसा ऐसा करता है, तो उन्होंने बोला आप तबला सिखाओ फिर। तो वहां से उनकी तालीम फिर उन्होंने स्टार्ट की, महेश सिंह जी ने। हमारे ऐसे दादा गुरु जी समझ लीजिए वो जी, तो उन्होंने स्टार्ट की। तो धीरे धीरे ये तो भाई साहब से ही स्टार्ट हुआ, बल्कि कहना नहीं चाहिए, समाज में तो हमारे बहुत विरोध था इस चीज का। मतलब हमारे समाज में तो ये भी बोल दिया गया था कि ये क्या कोटे में बजाई जाने वाली चीज सिखा रहे हो बच्चों को। ये तो आप 30-35 साल पुरानी बातें कर रहे हैं। ज्यादा और ज्यादा 50 साल नहीं, 50 तो नहीं, मतलब 40-35-40 करीब। क्योंकि राकेश जी शायद राजेश जी जो है वो संभवतः मेरे कॉलेज में पहुंचते पहुंचते वो काफी मैच्योर आर्टिस्ट के रूप में जाने लगे। जी। तो लेकिन पिताजी ने वो सब, ये बहुत अच्छा हुआ कि हमारे पिताजी और माताजी दोनों संगीत के प्रति, माताजी का तो ऐसा है कि उनसे ही मुझे कॉम्पोजिशन करने की एक तरह से वो इंस्पिरेशन भी, और एक वो अंदर वो अणु जो अच्छा अंश मिला एक तरह से, क्योंकि वो भजन की लिरिक्स अगर उनको मिल जाते तो खुद ही बना, उनको कोई संगीत का नहीं, लेकिन खुद गाना, मतलब खुद बना लेती थी कॉम्पोजिशन भाव से। हमारे पिताजी भी जब रामायण पढ़ते थे तो हर दिन उनकी अलग धुन होती थी, उनको मालूम भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन अलग धुन होती थी। तो ये भगवान का आशीर्वाद रहा कि ये शहर में बहुत सारे कला गुरु हैं, तबला वादक भी हैं, और आपने बहुत कम उम्र, मैं तो मानूंगा, आपने मेरे एल्बम को भी तबला का सपोर्ट दिया है एक संगतकार के रूप में। और जब तबला वादक जो संगतकार के रूप में सामने आता है तो उसकी भावनाएं क्या होती हैं, क्योंकि वो फ्रंट पे तो नहीं चमकता एकदम। संगतकार, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है? उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो सामने वाला गायक हो या तंत्रवाद, उसको एनहांस करना। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उसका साथ देना, उसके ऊपर हावी नहीं होना, है ना। तो हमें गुरुजी ने, जैसा हमारे गुरुजी ने बताया है कि अगर आप सुरों का मामला चल रहा हो और आप इसमें तिरकट धीरे धीरे वगैरह लगा रहे, तो ये संगीत की भाषा में बदतमीजी कहलाई जाती है, कि वो सामने वाला सुरों में लीन है और आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। बिल्कुल सही था। क्या बात है। तो हमारे गुरुजी तो बोलते हैं अगर आप सिर्फ सीधा ठेका बजाए तब भी बहुत है, ठेका बस आपका असरदार होना चाहिए, ठेके में आपका सम दिखना चाहिए प्रॉपर। ठेके में पंडित सुरेश तलवरकर जी ने ये कहा कि ठेके में ही आपका तानपुरा दिखना चाहिए, तानपुरे की कंटिन्यूटी दिखनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो, और
जब आपने मतलब जाकिर जी को संगत करते हुए अगर सुना होगा, तो वो बच्चों के साथ बच्चे जैसे हो जाते थे जी संगत में, और हम उम्र के साथ एकदम खेलते थे एक दूसरे के साथ में, और बड़ों के साथ भी बच्चे हो जाते थे कि हाँ क्या बात है। तो बड़ों का सम्मान और अपनापन का प्यार और बच्चों के प्रति प्यार, ये तीनों चीजें आपकी संगत में दिखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है। तो संगत सोलो नहीं है। हाँ, आप कितना अच्छा साथ दे सकते हैं, ये टीम वर्क है। सामने वाले को कितना अच्छा, मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर बच्चों के साथ बजा रहा हूँ तो उनको प्रॉपर ताल दिखती रहे, सम दिखता रहे, तो वो अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से कर सके। हम उम्र के साथ मैं भी वही कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत अटखेलियां कर लिए, खेल कर मतलब खेल लिया थोड़ा सा। उन्होंने जो तंत्रवाद्य में या गायन में जो सवाल किया, मैंने उसका जवाब दे दिया तबले में, तो वो अटखेलियां। लेकिन कोई बड़ा अगर मुझसे बुजुर्ग या कोई गा रहा है या तंत्रवाद, तो उसका उतने ही सम्मान के साथ, जब तक वो मौका खुद ना दे तब तक मैं खुद नहीं वो कोशिश करता। आपकी सहजता आपको जबलपुर में बहुत मकबूल कर पाई है, और ऐसा लगता है कि आप तक पहुंचना आसान है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि हम आप तक पहुंचे, उसके लिए कोई गुणा भाग लगाना। उसका कारण भी ये है कि गुरुओं ने और सबसे पहले ये बताया कि सबसे पहले अच्छा इंसान बन जाओ। ये सब तो बात की बात है, पहले तमीज ले आओ तो अपने आप तमीज बजाने में आ जाएगी। बहुत बड़ी बात। गुरु के अलावा आपके इंस्पिरेशन कौन कौन से कलाकार हैं मेरे तो इस पूरे जितने भी तबला बजा रहे हैं, मेरे ऋषभ भट्ट हमारे बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, और मतलब हम जितने भी तबले वाले हैं खासकर, वो तो हमारे भगवान तो उस्ताद जाकिर हुसैन जी ही हैं, और हर किसी को उनसे प्रेरणा मिली। मतलब मैं जब प्रैक्टिस करता था 8-8 9-9 घंटे की, जब आंख बंद करके बस ये लगता था कि वो सामने बैठे और मैं बजा रहा हूँ। क्या बात है, मतलब एकलव्य साधना कहेंगे इसको। जी, मतलब ऐसा लगता था कि कब उनके सामने एक बार, और ये मौका मिला मुझे कि जब भाई साहब एक बार, हालांकि वो तो बाहर चले गए थे, उनके पिताजी उस्ताद अल्लाह खां साहब के सामने मैंने उस समय बहुत छोटा था तो प्रस्तुत किया, तो और बहुत खुश हुए, वो बहुत ही खुश हुए। बोले तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है, इसको कभी डिसकंटिन्यू मत करना, मतलब इसको करते रहो, रियाज करते रहो। तो उनका एक आशीर्वाद मिला है मुझे। तो बस ये है कि हम लोग यही, मतलब मैं तो यही सोचता था कि आंख बंद करके बस, और सच में ऐसा लगता था कि 8 घंटे कब निकल गया पता नहीं चलता। शहर में जितने म्यूजिकल एल्बम प्रोड्यूस हुए हैं, और अधिकांश म्यूजिकल एल्बम में लोकेश मालवीय मौजूद हैं। क्या वजह है? ये उनका प्यार है, मेरा तो कुछ नहीं है, बस उनका प्यार है कि इसमें मैं एक बोलना चाहूंगी सर कि भैया की लय बहुत अच्छी है और बोल बहुत साफ, संगत में किसी भी कभी बाधा नहीं आती जब आपके साथ जब हम गाते हैं जो भी, तो शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है कि एक बहुत अच्छी संगत जब मिलती है तो वो पहली चॉइस हो जाती है सभी के लिए। जी। और मुंबई के बारे में कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिली? मुंबई में मैं अपने गुरु जी पंडित योगेश शामसी जी के पास रहा भी हूँ, उनके साथ, मतलब उनके घर में ही रहा हूँ। और वहाँ अपॉर्चुनिटी का ऐसा है कि फिर कुछ मेरी भी एज हो रही थी, और फिर एक ये होता है ना कि अब खुद कमाना भी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी, और तो फिर ये है कि अब मुंबई के काम यहीं आते हैं और यहाँ से मैं अपने घर में रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ। जैसे अभी एनसीपी के लिए रिकॉर्ड करके भेजा था। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट बाहर से, मतलब मुंबई से आते हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि आपने मुंबई को अपने पास बुला लिया। जी जी जी। और ये शहर बड़ा, माने घनश्याम चौरसिया बादल ने एक शेर कहा था कि खदानों के पत्थर जो अनुमानते हैं
मेरे घर की बुनियाद वो जानते हैं। क्या तो ये बुनियादी तौर पे हम जबलपुर के, और सही कहा विनोबा जी ने, बाकी किसी ने शायद को कुछ भी कहा हो, लेकिन विनोबा जी ने तो सही कहा, संस्कारधानी है। उससे हट के मैं कहता हूँ गंधर्वों का शहर है। संस्कारधानी मैं मानता हूँ कि इसीलिए क्योंकि जैसे मैं अपने तबले वालों की बात करता हूँ कि हमारे तबले वालों मतलब जितने भी तबले का जो सर्कल है उसमें कभी मतभेद नहीं हुआ। हाँ, सबसे बड़ी बात, जैसे अभी भी हम मेरे ख्याल से लगभग रोज ही मिलते हैं, रोज ही मिलते हैं और कुछ ना कुछ नए तबले की चर्चा या नए एक टुकड़ा ही उठा लिया, एक तबले का टुकड़ा उठा लिया, उसके ऊपर चर्चा, है ना। और सबसे अच्छी बात है कि कोई किसी से ना घृणा करता है ना, मतलब बहुत प्रेम भाव है आपस में, पूर्वाग्रह से विमुक्त हैं आप लोग। जी जी। और जैसे मैं हूँ, ऋषभ है, अपना माधव है, और अंकुर भी हैं, अपना रमन सर हैं, बहुत सारे ऐसे तबले वाले जो हम लोग मिलते रहते हैं। और बहुत अच्छी, और सबसे अच्छी बात है कि तबले की ही चर्चा होती है, सबसे अच्छी बात है। कोई फालतू की चर्चा, हाँ ये है कि चाय जरूर होती है। चाय तो हम लोग की मतलब चाय पे चर्चा होती है एक तरह से। वही एक माध्यम है जो सबको मिलाती है। ये बताएं कि ये तबले के कारण आपकी जीवन संगनी जो है वो तबले की वजह से आपके साथ है, या कि मम्मी पापा की चॉइस? नहीं, मम्मी पापा की चॉइस, मम्मी पापा तो उस समय नहीं रहे थे। तो उस समय मैं भातखंडे में ही था। अच्छा। और भातखंडे में कथक क्लास में मेरी सेवाएं, मतलब मैं देता था अपनी सेवाएं। तो उस समय मंडपे सर, विलास मंडपे सर प्रिंसिपल थे। तो अपनी कभी कभी मुझे बुला लेते थे अपनी क्लास में ऐसे तबला वो करने के लिए। तो वहाँ नीलम हमारी वाइफ भी सीखती थी उनसे। तो हालांकि उस समय भी हमारा ऐसा कुछ वो नहीं हुआ। तो फिर देखा जाए तो मंडपे सर ने ही इस बारे में मेरे से चर्चा की कि ऐसा ऐसा है, क्योंकि उस समय मेरी एज भी हो रही थी और बड़े भैया लोग का वो था कि ऐसा तो नहीं कि आप विलंबित ताल में तबला बजा रहे हो। तो अच्छा, उस समय मेरे ख्याल से शायद 34 करीब ऐसे एज हो गई थी। तो बड़े भैया लोग भी चिंतित थे कि इसकी शादी, मतलब समाज में, अच्छा समाज में ये था कि लड़का करता क्या है, तो लड़का तबला बजाता है। तो वो ये सोचते थे कि ये तो रामायण मंडली वगैरह में बजाता हूँ, इससे कमाता क्या है, ये सबसे पहला क्वेश्चन। तो उस वजह से समाज में कोई लड़की देने को तैयार ही नहीं है। तो इस मामले में फिर मंडपे सर की बहुत बड़ी भूमिका रही। उन्होंने मुझसे बात की कि ऐसा ऐसा है और मिलो, अच्छी है, तो आपके स्वभाव अच्छा है। आपके बारे में जान के ये और जानकारी मिल रही कि नीलम भी संगीत की जानकार है। तो जी संगीत, हाँ संगीत सीखा है उसने, और हालांकि बहुत अभी बच्चों को घर में सिखाती है। मतलब अभी साधना जारी है। साधना जारी है, और मैं तो बिल्कुल मच्छर सा हूँ। साधना जारी है, और साधना जारी करवा के रखती है मुझे, मतलब जी कि अगर मैं एक दिन ना बैठूं तो शायद मेरे को भी डांट पड़ जाती है। मैं तो संगीत के मामले में बिल्कुल हौथरा पत्थर हूँ, और ये भी संगीत सीख चुकी हैं अपनी बेटी की वजह से, सुलभा जी। जी। और बच्चों को सिखा भी नहीं, इसीलिए आप हारमोनियम देख रहे होंगे। जी। हम लोगों को पास में ही सब कहा। बहुत अच्छा लगा आपसे ये सब जानकारी हासिल करके। श्रोताओं नमस्कार, गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट पर आज हम मुलाकात कर रहे हैं श्री लोकेश मालवीय जी से। नाम ही काफी है। लोकेश मालवीय जी डूबे हुए कलाकार हैं, और मैं इन्हें जबरिया गुरु कहने की चेष्टा कर रहा था तो इन्होंने इनकार कर दिया। ये इनका बड़प्पन है, बरगद कभी नहीं कहता कि वो बरगद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर शिप्रा सुल्लेरे, संगीत की गुरु, और ये भी अपने आप को गुरु नहीं मानती हैं। और मेरी आत्मशक्ति सुलभा बिलोरे,
और साथ में है श्री ऋषभ भट्ट जी, विरासत में संगीत को अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट में उनसे पहले कुछ धुनें। तो तबले में सबसे पहले निकासी का बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हम बोलते हैं जी, वही हमसे निकलना चाहिए हाथ से। अच्छा, तो वही उसका महत्व है। और वही एक्सप्रेशंस जो हम बोलने में पढ़ंत में कर रहे हैं वही आपको निकलना चाहिए। तो जहां जहां शब्द में वजन आ रहा है वही वही आपका इसमें वजन आना बोल चाहिए। में। तो तबला एक तरह से बोलना चाहिए, खुद ही बोलना चाहिए। जी, तो बस कोशिश कर रहा हूँ। देगे ना कहते थे जंत्र करते था कदे तगे ना ना कता न कत कदी दादर करते जाकिर हुसैन जी ने तबले को आम जनता, आम लोगों के बीच में बहुत सुलभ और सहज तरीके से पहुंचाया। तबले की भाषा को इतने सहज रूप से पहुंचाने वाले मेरे ख्याल से तो वो एक मात्र है जी। और उन्होंने छोटे छोटे जीवन के प्रसंगों को या जीवन के छोटे छोटे अनुभवों को बहुत अच्छा तबले की भाषा में पिरोया है। तो एक दो उदाहरण में जो उन्होंने बजाए हुए वो प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। एक बड़ा जानवर हाथी, उससे छोटा बाघ, सबसे छोटा खरगोश, ये कैसे चलते हैं? तो बड़ा हाथी तो आराम से डील डॉल होके, तो धान धेते धातक धेते कत्रक धेते कत गदी गन धा धा। बाघ थोड़ा सा और धान धेते धातक धेते कटक धेते कत गदी गन धा धा। खरगोश एकदम धान धेते धातक धेते कटक धेते कत गदी गन धा धा। क्या बात है। तीनों एक साथ धान धेते धातक धेते कटक धेते कत गदी गन धा धा। धान धेते धातक धेते कटक धेते कत गदी गन धा धान धेते धातक धेते कटक धेते कत गदी गन धा धा। क्या बात। एक और छोटा सा है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ और आम जनता को बहुत ही अच्छा मतलब फील हुआ कि आप महाभारत का एक प्रसंग या कोई भी ऐसा प्रसंग जो उन्होंने धार्मिकता से लिया है और उसको तबले की भाषा में। तो कृष्ण जी ने राधा जी को छेड़ा और राधा जी ने प्यार से झटक दिया। इतना सुंदर उन्होंने बोल को
फिर रोया, हाँ हाँ भूमि उसमें इस कहानी में एक तरह से, तो वो एक बार, और उसको तबले की भाषा में अनागत बोलते हैं कि सम से पहले ही आपका सम आ जाए जी। तो उसको कितना अच्छा उन्होंने वो किया है। तो कृष्ण जी ने छेड़ा और राधा जी ने तो जा वर्ड का यूज की, तू जा, उन्होंने धा से कितना अच्छा यूज किया।